बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 8 की एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स के साथ साथ जो चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम्स मौजूद होती हैं वो भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। एग्जाम्पल्स जो हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आती हैं, तो लिहाजा आप इनकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप इनको अच्छे से समझ लें। तो आइए पहले एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लें और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें ताकि आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर नज़र आए और आप अच्छे से समझ सकें। पहले एग्जाम्पल की स्टेटमेंट में कहता है कि अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ अ प्लेट ऑफ अ ग्लास विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 अंडर रूट एट द पोलराइजिंग एंगल। यानी हमारे पास एक लाइट की बीम है, लाइट की एक शुआ है और वो ग्लास प्लेट की सरफेस के ऊपर जो है वो टकराई और उस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे पास उसने दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर हम पहले गिवन डाटा के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n के साथ डिनोट करते हैं और ये हमारे पास है 3 अंडर रूट। इसके बाद वो कहता है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव ऑफ लाइट। तो जब लाइट उस ग्लास प्लेट से रिफ्रैक्ट होगी तो फिर जो है हमारे पास उसका एंगल क्या होगा। तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हमने टू फाइंड की हेडिंग दी और लिखा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी हमने थीटा फाइंड करना है, लेकिन इसके साथ ना छोटा सा आर भी लगाएंगे क्योंकि ये रिफ्रैक्शन वाला एंगल है, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स देखें, इस स्टेटमेंट के अंदर एक ही वैल्यू दी गई है, एक चीज़ दी गई है और एक चीज़ पूछी गई है। ये देखें बड़ा ही सिंपल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 अंडर रूट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 अंडर रूट दिया है, इसको n के साथ शो करते हैं। और व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं आपको ना पहले इसका ना फार्मूला बता दूँ कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन का एंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आपका टॉपिक है ब्रीविस्टर्स लॉ, उसके अंदर आपके पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और पोलराइजिंग एंगल, इन दोनों का जो सम है अगर वो 90 डिग्री हो तो फिर लाइट पोलराइज्ड हो जाती है, यानी इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमने चूंकि थीटा आर फाइंड करना है, देखें ज़रा थीटा आर को मैं रखता हूँ इधर, ये है 90 डिग्री और ये थीटा पी मैं इस तरफ ले आता हूँ। जारी बात है अगर इस तरफ ये पॉजिटिव है, जब ये दूसरी तरफ आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर ये थीटा पी आया, इसका मतलब ये है कि अगर हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी थीटा आर फाइंड करना है तो हमारे पास पोलराइजिंग एंगल भी होना चाहिए। विदाउट पोलराइजिंग एंगल हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब पहले हमें पोलराइजिंग एंगल फाइंड करना पड़ेगा और ये फाइंड करना भी बहुत ईजी है। ये भी आपका जो ब्रीविस्टर्स लॉ है उसकी लास्ट लाइन के अंदर इसका फॉर्मूला दिया गया है, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं उसी को। यूजिंग सोल्यूशन की हेडिंग मैंने दे ली है, यहाँ पर मैं पोलराइजिंग एंगल फाइंड करने लगा हूँ। फॉर्मूला क्या है, tan थीटा पी यानी पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सिंपल सा हमारे पास इसका फार्मूला है। तो अब यहाँ पर आप इसमें वैल्यू पुट करें, यानी कि tan थीटा पी इज इक्वल टू, अब देखें n की वैल्यू उसने क्या दी है 3 अंडर रूट, तो अंडर रूट 3 यहाँ पर लिख लें, ठीक है, जो कि उसने यहाँ पर आपको n की वैल्यू अंडर रूट 3 दी हुई है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पर हमने थीटा पी फाइंड करना है। थीटा पी इज इक्वल टू, ये tan है ना, जब एंगल दूसरी तरफ जाता है तो वो उसका इन्वर्स हो जाता है। जब tan इस तरफ आएगा तो हो जाएगा tan इन्वर्स, ठीक है, और ये 3 अंडर रूट इस तरीके से आ जाएगा। अब आप इसको ना कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा। tan अंडर रूट 3 हमारे पास होता है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री होता है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ये आपके पास कैलकुलेटर है। पहले आप अंडर रूट 3 लीजिए, अंडर रूट 3 ले लिया। अब tan इनवर्स कैसे लेना है, शिफ्ट के बाद आप tan को दबाएं तो ये tan इनवर्स लिखा जाएगा। इसके बाद आप अंडर रूट 3 वाला आंसर लिखें तो ये आपके पास देखें 60 डिग्री आएगा। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब इसमें हम थीटा पी की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 9, यानी अब हम जो है रिफ्रैक्टिंग एंगल फाइंड करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं और आप जानते हैं कि ये सिंपल सा हमारे पास न्यूमेरिकल है जो कि शॉर्ट में भी आ सकता है, चूँकि इसका सोल्यूशन ही बहुत ही छोटा सा है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस पोलराइजिंग एंगल, इसको हमने फाइंड कर लिया, ये हमारे पास 60 डिग्री आया है।
तो 90 माइनस 60 आप जानते हैं 30 होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास 30 डिग्री लीजिए। इसका सोल्यूशन जो है मैंने सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर आप लास्ट पे रिजल्ट लिख भी सकते हैं, हैंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव ऑफ लाइट इज़ 30 डिग्री, यानी आप रिजल्ट की हेडिंग देने के बाद लिख दें हैंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वेव ऑफ लाइट इज़ 30 डिग्री। ऐसे भी कर दें तो इतना भी काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। तो कहता है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, देखिए टू फाइंड की हेडिंग दी, क्या फाइंड करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे शो करते हैं? एन के साथ शो करते हैं, तो ये हमने फाइंड करना है। इसके बाद कहता है ऑफ अ मीडियम इफ पोलराइजिंग एंगल इज 54.5 डिग्री। पोलराइजिंग एंगल कितना दिया हुआ है? 54.5 डिग्री। तो गिवन डाटा में लिख लें पोलराइजिंग एंगल थीटा लगाएं, पी जो है पोलराइजिंग का पी लगा दें, और ये हमारे पास है 54.5 डिग्री। तो यहाँ पर भी हमें एक चीज़ दी गई है, एक चीज़ पूछी दी गई है। पोलराइजिंग एंगल दिया गया है, इसको गिवन डाटा में लिख लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, इसको टू फाइंड में लिख लें। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये सिंपल है ये वाला। ठीक है, इसी को हम यूज़ करेंगे यूजिंग, अब आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास tan थीटा पी। ठीक है, tan थीटा पी ये किसके इक्वल होता है? n के। तो हमने इस तरह लिख लिया, चाहे आप इस तरह लिख लें, चाहे तरतीब इस तरह लगा लें, फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना इसमें। तो यहाँ पर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं थीटा पी की, और उसका tan इनवर्स tan लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा बाय पुटिंग वैल्यूज़। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटा सा जस्ट एक दो स्टेपिंग है। n इज इक्वल टू tan थीटा पी। थीटा पी क्या है? 54.5 डिग्री। तो जस्ट आपको यहाँ पर tan प्रेस करना है और साथ लिखना है 54.5। तो ये जी आया हमारे पास 1.40। ठीक है, तो 1.4 लिख लें, 1.4। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता, तो ये हमने इसको फाइंड कर लिया। बहुत ही छोटा सा इसका सोल्यूशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना था, पोलराइजिंग एंगल दिया हुआ है, tan थीटा पी इक्वल होता है n के। थीटा पी पुट करें, उसका tan ले लें, n आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने फाइंड कर लिया। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 ये दोनों जो है आपका चैप्टर नंबर 8 का मोस्ट फेमस टॉपिक मेल्सिस लॉ से ली गई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेल्सिस लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें हमारे पास सबसे पहले एक पोलराइज़र होता है और उसके बाद हमारे पास एनालाइज़र होता है। तो लाइट को हम पहले पोलराइज़र में से गुजारते हैं, उसके बाद एनालाइज़र में से गुजारते हैं। तो वो लाइट की इंटेंसिटी जब वो पोलराइज़र में से गुजरती है तो वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, और एनालाइज़र को हम किसी भी एंगल के ऊपर रोटेट भी करवा सकते हैं। ये आपने टॉपिक के अंदर पढ़ा हुआ है। आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। कहता है polarized light with an intensity of 75 per square passes through an analyzer with its axis at 30 degree to the polarizer's axis. What is the emerging intensity? अब इसको समझिएगा, हमारे पास ये लाइट है। ठीक है, ये लाइट की लाइट करे रे है, तो इसकी जो इनिशियल इंटेंसिटी है ना, शुरू वाली इंटेंसिटी को ना आई नॉट से शो करते हैं। ये है 75 पर स्क्वायर मीटर इसकी इंटेंसिटी। ये लाइट यहाँ पर एक एनालाइजर में से गुजरी, ये हमारे पास एनालाइजर है, और एनालाइजर को ना हमने इस तरीके से 30 डिग्री पे रोटेट करवाया। कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे। यहाँ पे उसने एंगल भी दिया 30 डिग्री पे। तो जब ये वाली लाइट जिसकी इंटेंसिटी 75 पर स्क्वायर है, जब ये हमारे पास इस एनालाइजर में से गुजरेगी जो कि 30 डिग्री पे रोटेट हुआ है, तो जब ये लाइट इसमें से निकलेगी, यानी यहाँ पे जब ये लाइट इस तरीके से निकलेगी, तो इसकी जो इंटेंसिटी है, यानी जब लाइट इसमें से इमर्ज होगी, निकलेगी, तो इस लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, जो पहले वाली इंटेंसिटी होती है उसको आई नॉट से शो करते हैं, इनिशियल वाली, और एनालाइजर से गुजरने के बाद जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी को सिंपल आई से शो करते हैं, और 30 डिग्री पे हमने इसको रोटेट करवाया है। तो आइए डाटा लिखते हैं, गिवन डाटा की हेडिंग देते हैं। इनिशियल इंटेंसिटी को हम किससे शो करेंगे? आई नॉट से शो करेंगे। कितनी है? 75 है, तो 75 लिखें, और यहाँ पर इसका यूनिट भी आप लगा लें। उसके बाद हमारे पास एनालाइजिंग एंगल है। ठीक है, एनालाइजर में से गुजरी है तो एनालाइजिंग एंगल कहलाएगा। थीटा से शो करते हैं, कितना है? 30 डिग्री है। और हमने फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द इमर्जिंग इंटेंसिटी। व्हाट इज द इमर्जिंग इंटेंसिटी? तो इमर्जिंग इंटेंसिटी यानी हमने फाइनल इंटेंसिटी फाइंड करनी है।
जिसको हम सिंपल आई के साथ शो करते हैं। तो दो चीज़ें हमें दी गई हैं, इनिशियल इंटेंसिटी और एंगल, और फाइनल इंटेंसिटी हमसे पूछी हुई है। तो यहाँ पर हमने डाटा लिख लिया, जो फाइंड करना है उसको भी मेंशन कर दिया। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, हेडिंग देते हैं सोल्यूशन की, और यूजिंग मेल्स लॉ। अब मेल्स लॉ का फॉर्मूला तो आप सभी को आता है, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास मेल्स लॉ का फार्मूला है। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, चूँकि हमने आई फाइंड करना है, फाइनल इंटेंसिटी, और वो पहले ही साइड पे है, तो जस्ट वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। तो यहाँ पर देखिए कि आई इज इक्वल टू आई नॉट कितनी है, 75 है। ठीक है, 75 लिख लिया, और हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस ऐसे ही लगा लें, थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ पर कॉस 30, यहाँ पर स्क्वायर लगाएं, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, i इज़ इक्वल टू 75 वैसे लिख लें, यहाँ पर ऊपर स्केल लगाएं, cos 30 की वैल्यू लें जी, cos 30 डिग्री हमारे पास होता है 0.866 होता है। तो ये cos 30 की वैल्यू है, ऊपर स्केल है तो ऊपर स्केल लगा दिया। अब इसका स्केल लेते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर लेते हैं, तो ये बनेगा i इज़ इक्वल टू 75, इसका स्केयर आता है 0.75। अब हम 0.75 को मल्टीप्लाई करते हैं 75 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 56.25। तो i इज़ इक्वल टू 56.25। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इंटेंसिटी का यूनिट हमारे पास होता है वाट पर स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पर हम इंटेंसिटी का यूनिट भी लगाएंगे। याद रखिए, आपने जब फाइनल आंसर लिखना है तो उसमें आपने यूनिट को ज़रूर लगाना है, और यहाँ पर भी ये वाट आना था, वाट पर स्क्वायर मीटर होता है, मैं लगाना भूल गया था, स्टेटमेंट के अंदर आप पढ़ लीजिएगा। तो ये इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, ये आपके शॉर्ट में भी आ सकती है, लॉन्ग में भी आ सकती है, तो आप इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, कैलकुलेटर से कम ये आंसर ज़रूर निकालें। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो देख लेते हैं कि ईजी सा है, हमने पेपर में कर ही लेना है, तो लेकिन जब पेपर में जाकर वो कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो उनका आंसर सही नहीं आ रहा होता। तो कैलकुलेटर से एक दफ़ा ज़रूर जो है वो तसल्ली कर लेनी चाहिए, आंसर एक दफ़ा खुद से फाइंड कर लेना चाहिए। आइए अब हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है पोलराइज्ड लाइट विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स। तो ये हमारे पास वो जो लाइट है ना, उसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो ये हमारे पास है उसका इनिशियल एम्पलीट्यूड, जिसको हम शो करेंगे ए नॉट से। ये है 5। अच्छा, एम्पलीट्यूड जो है इसका यूनिट मीटर होता है, लेकिन उसने यूनिट्स लगाया हुआ है, यानी उसने यूनिट मेंशन नहीं किया, तो हम भी यहाँ पर यूनिट्स ही लगाएंगे। तो इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट, इनिशियल एम्पलीट्यूड ए नॉट, passes through a polarizer with its electric field aligned at 60 डिग्री। एंगल कितना है, एंगल उसने दिया हुआ है 60 डिग्री, तो एंगल को हम थीटा से शो करते हैं, और ये हमारे पास है 60 डिग्री टू द ओरिजिनल पोलराइजेशन डायरेक्शन। अब वो कहता है फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर, यानी हमारे पास जो वेव का पहले वाला एम्पलीट्यूड है वो 5 यूनिट था, और जब वेव ज़ाहिर बात है इस एनालाइजर से गुजरेगी तो उसका एम्पलीट्यूड और उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। जब भी लाइट किसी पोलराइजर से एनालाइजर से गुजरती है तो उसकी इंटेंसिटी भी रिड्यूस होती है और उसका एम्पलीट्यूड भी रिड्यूस होता है। आप देखें, इसके पहले इंटेंसिटी से 75, जब ये इसमें से गुजरी तो बाद में इंटेंसिटी कितनी आई है 56, तो मतलब 75 से 56 रिड्यूस हो गई। तो जब भी लाइट एनालाइजर में से पोलराइजर में से पास होती है तो बाद वाली जो लाइट है, जो यानी ये वाली लाइट है पास होने के बाद वाली, इसकी इंटेंसिटी भी पहले से रिड्यूस हो जाती है और एम्पलीट्यूड भी रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले एम्पलीट्यूड 5 था, अगर इसको हम 60 डिग्री के ऊपर इसमें से पास करवाएं तो इसका ये जो एम्पलीट्यूड है ये कम होकर कितना हो जाएगा, यानी फाइनल एम्पलीट्यूड हमने फाइंड करना है। फाइनल वाले के साथ हम नॉट नहीं लगाएंगे, सिंपल ए हमने फाइंड करना है, बिल्कुल वैसे जैसे वहाँ पे था। इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट, यहाँ पर इनिशियल एम्पलीट्यूड ए नॉट है, वहाँ पर भी एंगल दिया, फाइनल यहाँ पर भी फाइनल फाइंड करना है यूजिंग मेल्स लॉ। अब यहाँ पर हमने मेल्स लॉ वाला जो एम्पलीट्यूड का फार्मूला वो लगाना है, वो क्या है, a इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा। फार्मूला हमने लिख लिया, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं और कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकती हैं, इसलिए मैं आपको एग्जांपल्स भी करवा रहा हूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स पेपर के अंदर एग्जांपल नहीं करके जाते, न्यूमेरिकल्स की बड़ी प्रैक्टिस करते हैं, एग्जांपल्स को स्किप करते हैं। जब एग्जांपल्स पेपर में आती है तो फिर बेचारे परेशान होते हैं, मायूस होते हैं, काश कर लेते। तो इसलिए आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। ए नॉट 5 है, 5 लगा दिया, कॉस थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री है, लो 60 डिग्री लगा दिया। ए इज़ इक्वल टू 5, अब कॉस 60 लेते हैं, ये कॉस ये 60 और ये आया 0.5 आया।
अब 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से आया 2.5। अब देखें एम्पलीट्यूड का यूनिट मीटर होता है, लेकिन हम यहाँ पर मीटर नहीं लगाएंगे, जो उसने एम्पलीट्यूड का यूनिट यहाँ पर हमें दिया था इनिशियल इंटेंसिटी का, फाइनल का भी वही होगा क्योंकि ये एम्पलीट्यूड है, तो उसने यूनिट लगाया था, यूनिट मेंशन नहीं किया, हम भी यूनिट मेंशन नहीं करेंगे, हम भी लगा देंगे यूनिट्स। तो लीजिए ये हमारे पास फाइनल इंटेंसिटी, फाइनल एम्पलीट्यूड आ चुका है। तो कितना सिंपल सा सोल्यूशन है, जस्ट फार्मूला वैल्यू आंसर, जस्ट फार्मूला वैल्यू और आंसर। तो इनकी आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप समझ कर सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखता है कि इफ़ द ग्रेविटेशनल वेव्स हैव अ वेवलेंथ ऑफ 4000 किलोमीटर, फाइंड देयर फ्रीक्वेंसी। एक चीज़ दी गई है, एक चीज़ पूछी गई है, बहुत ही परफेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़रूर आ सकता है पेपर में, अच्छे से तैयार कीजिएगा। अच्छा, वेवलेंथ जो है वो दी, हम लिखते हैं गिवन डाटा में वेवलेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। आप ग्रेविटेशनल वेव्स को इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसका पूरा वर्ड लिखना चाहे तो वो भी लिख ले। तो वेवलेंथ हमें कितनी दी गई है, वेवलेंथ का सिंबल आप जानते हैं इस तरह लैम्डा होता है, और ये हमारे पास है 4000 किलोमीटर। ठीक है, मैंने इस तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख ली, गिवन डाटा की हेडिंग दे लेना। तो लैम्डा इज इक्वल टू 400। अच्छा देखिए, ये हमारे पास जो किलो है, आप जानते हैं किलो जो है वो 10 की पावर 3 होता है या 1000 होता है। तो चलें किलो की जगह पे 3 जीरो लगा दें, किलो की 3 जीरो जो है वो किलो की आ गई, जो कि आप जानते हैं वेवलेंथ का यूनिट मीटर में ही हम पुट करेंगे उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हमें किलो की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है जो कि 1000 होती है, या 3 जीरो लगा दें ताकि इससे मल्टीप्लाई हो जाए। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 4, वैसे ही लिख लें, 1 2 3 4 5 जीरो हैं तो 10 की पावर 5 लिख दें, 7 मीटर लिख दें। यानी यहाँ पर ये 4000 है, ठीक है, 4000, ये 3 जीरो और 3 किलो वाली, तो ये बनेगी 6 जीरो, यानी 10 की पावर 6 आएगा, 7 मीटर लगाएं। बार फिर समझ लें, 4000 किलोमीटर, 1000 के 3 जीरो और किलो के 3 जीरो, तीनों 3 और 3 मिलकर 10 की पावर 6 बन जाएगा, 6 जीरो बनेगी, जिसको हम 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें स्पीड ऑफ लाइट यूज़ होगा, स्पीड ऑफ लाइट को हम c के साथ शो करते हैं। इसकी वैल्यू आपको ज़ुबानी आनी चाहिए, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो एक वैल्यू उसने दी थी, और फाइंड देयर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f के साथ शो करते हैं, कैपिटल F मत लिखना है, जो कैपिटल F है वो फोर्स के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये हमने फाइंड कर, यूजिंग द रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, बहुत ही फेमस फार्मूला है, वेव इक्वेशन इसे बोलते हैं। अब यहाँ पर ना हम v जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है, तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव्स हैं और ये लाइट की स्पीड के साथ ट्रेवल करते हैं, तो इनकी स्पीड के लिए हम v की बजाय c यूज़ करेंगे। हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी को आप सेपरेट कर लें, फ्रीक्वेंसी एक साइड पे हो जाएगी तो c ओवर लैम्डा आएगा, यानी लैम्डा जो है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी साइड पे। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं ताकि आंसर को लेके आ सकें। कितना सिंपल न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है, बाय पुटिंग वैल्यूज पुट करते हैं। देखिएगा कि f इज इक्वल टू c की वैल्यू 3 × 10 की पावर 8, लाइट की स्पीड 3 × 10 की पावर 8, और हमारे पास लैम्डा जो है ये है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब यहाँ पर इस तरह करें, इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको ना यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, आपको इसके कंप्लीट स्टेप्स करके देता हूँ। इस तरह करें कि आप 3 10 की पावर 8 लिखें, सिंपल 3 10 की पावर 8, इसको डिवाइड कर दें 4 और ये 10 की पावर 6 पे। तो चलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये आया जी 75, ये आया 75 आया है। तो यहाँ पर ही आप फिर इसका आंसर लिख लें, साइड पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई 75, और आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारे पास हर्ट्ज़ होता है। तो ये लीजिए, उसने फ्रीक्वेंसी पूछी थी, वेवलेंथ दी थी, और हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर दिया, वेरी सिंपल। आइए अब हम इस चैप्टर की लास्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, वेरी सिंपल, ये भी आपको फ़ौरन यहाँ पर याद हो जाएगी, समझ आ जाएगी। अब बाइनरी सिस्टम एमिट्स ग्रेविटेशनल वेव्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 की पावर -1 हर्ट्ज। गिवन डाटा, फ्रीक्वेंसी किसकी दी, ग्रेविटेशनल वेव्स की, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स स्मॉल f के साथ शो करेंगे। वैल्यू उसने दी है 10 की पावर -1 हर्ट्ज। तो यहाँ पर भी आप स्पीड ऑफ लाइट लिख लें, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये उसने दी ही नहीं है, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपको ज़ुबानी आनी ही चाहिए।
कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दीज वेव। तो टू फाइंड की हेडिंग दे, क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल वेव्स की बात कर रहे हैं। वेवलेंथ को हम लैम्डा से शो करेंगे, हमने फाइंड करनी है। उधर उसने वेवलेंथ दी थी, फ्रीक्वेंसी पूछी थी, इधर इसने फ्रीक्वेंसी दी है और वेवलेंथ पूछी है। बात तो एक ही है, फार्मूला तो वही यूज होगा। तो सोल्यूशन की हेडिंग देते हैं यूजिंग द रिलेशन वो लिखा हुआ है, फार्मूला वो लिखा हुआ है, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब चूंकि हमने लैम्डा फाइंड करना है तो एफ उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा हमारे पास आएगा C ओवर एफ, यहाँ पर ये लिख लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेपरेट करना आता होगा। ये लैम्डा इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, एफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो C ओवर एफ इज इक्वल टू लैम्डा, इट मीन्स दैट लैम्डा इज इक्वल टू C ओवर एफ। ये देखो ये बनेगा ऐसे, C और ये F जाकर डिवाइड हो गया, C ओवर F इधर रह गया लैम्डा, तो ये बनता है ऐसे। लेकिन इसको मैंने तरतीब से लिख लिया, लैम्डा इज इक्वल टू C ओवर F लिख लिया है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा स्टेप डायरेक्ट है, बाय पुटिंग वैल्यूज़। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे ताकि आंसर लेकर आएँ। तो लैम्डा इज इक्वल टू C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 ओवर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 की पावर -1 है। वेरी सिंपल, लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8, वैसे ही लिख लें। ये 10 की पावर नीचे -1 है, इसको ऊपर ले जाएं, ऊपर जाकर ये 10 की पावर +1 हो जाएगा। अब ये आया लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर। अब देखें बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, 8 + 1 क्या होता है, 9 होता है, और वेव लेंथ काउंट होता है मीटर। तो लीजिए हमारे पास वेव लेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स ये थी इस चैप्टर की लास्ट एग्जांपल। कितनी ही सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, बहुत ही छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, 6 की 6 मैंने आपको करवाई हैं। और ऑल 6 एग्जांपल जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर जो न्यूमेरिकल ये एग्जांपल आती है वो 3 नंबर की होती है। तो 3 नंबर का जो न्यूमेरिकल वो इतना बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आता, तो वो भी मैंने आपको सारे न्यूमेरिकल्स की प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, सारे न्यूमेरिकल्स मैंने बुक करवा दिए हैं और उसके साथ साथ एग्जांपल्स भी पूरी बुक की करवा दी हैं। तो अब आपके पास बहाना नहीं है कि हमें कोई समझाने वाला नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है। अब आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझ सकते हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर आप चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स भी अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो वीडियो आ रही है इस पर आप क्लिक करें और चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स भी समझ सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।